हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं मेग मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इससे पहले तीन चीजें ऐसी बताऊंगा आपको कि इस न्यूज़ को जो आप अच्छी तरीके से समझ सके। देखिएगा, सबसे पहला जो शब्द है वो है कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट। देखिएगा, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कंपनी अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए यूज करेगी उस पावर को। यानी कि एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट जहां से जो बिजली उत्पादित होगी, बिजली जो प्रोड्यूस होगी, जो पावर प्रोड्यूस होगी, उसको कंपनी खुद अपनी जो है यूज करेगी अपने जो है फैक्ट्री के काम के लिए। यानी कि जो फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में उसको बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कंपनियां जो है कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट लगाती हैं। तो एक शब्द आएगा कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट। तो इस कंपनी ने अपना कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट लगाया, एक तो खबर आएगी यहां से संबंधित। दूसरा शब्द होता है को प्रोडक्ट। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब मैं इसका एनालिसिस कर रहूंगा तो आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैं पहले ही उन शब्दों को समझा रहा हूं। तो को प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास एक रॉ मटेरियल है उससे आप दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास आटा है तो आप उससे रोटी भी बना सकते हैं, आप उससे ब्रेड भी बना सकते हैं, आप उससे बिस्किट भी बना सकते हैं। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये को प्रोडक्ट हैं। एक ही बेसिक रॉ मटेरियल से आप उनमें से जो आपकी इच्छा करे वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से को प्रोडक्ट का मतलब होता है एक बेसिक मटेरियल से, एक बेसिक रॉ मटेरियल से जब आप दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कंपनी की मैनेजमेंट की इच्छा है कि वो उसमें से क्या बनाए। तो को प्रोडक्ट में एक सुविधा ये होती है कि अगर एक ही प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं तो मार्केट में जिस चीज की डिमांड हो वो वाला प्रोडक्ट बना लो। अगर मान लीजिएगा पराठे की डिमांड है तो पराठे बना लो, रोटी की डिमांड है तो रोटी बना ली, मैं होटल के या रेस्टोरेंट के मामले में बता रहा हूं। और बिस्किट की डिमांड है तो बिस्किट बना लीजिएगा। तो जिस तरीके की डिमांड है वो बना सकते हो। तो दूसरा शब्द मैंने आपके साथ यूज किया को प्रोडक्ट। तीसरी एक मेजरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं NM3। NM3 एक मेजरमेंट होती है जब क्यूबिक के अंदर जब वैल्यूएशंस करते हैं, तो क्यूबिक मीटर वैल्यूएशंस होती है, क्यूबिक के अंदर जब वैल्यूएशंस करते हैं तो ये एक मेजरमेंट है। तो ये अल्टीमेटली एक मैथमेटिकल टर्म्स है। एक जो शब्द होता है TPA यानी कि टन पर एनम, यानी कि टन पर एनम का मतलब कि एक साल में कितना टन माल आप प्रोड्यूस करोगे। अब आइएगा इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहली बात कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स ने आज दिन के समय जो है ये न्यूज जो है दोनों एक्सचेंजेस को दी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी और BSE को भी, और इसके अलावा एक इनका जो लिस्टिंग है जो है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको भी इन्होंने इन्फॉर्म किया। अब खबर क्या थी? खबर ये थी कि जी इन्होंने एक अपना जो प्लांट है उसको शुरू कर दिया। मेग मनी फाइन केम लिमिटेड, और ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा ओनरशिप किसी दूसरी कंपनी की होती है। जिस कंपनी की ओनरशिप 50% से ज्यादा होती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिस कंपनी में होल्डिंग होती है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो ये एक सब्सिडरी कंपनी है मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की, जिसने कमर्शियल प्रोडक्शन कास्टिक सोडा का जो है स्टार्ट किया है विद कैप्टिव पावर प्लांट ऑफ। तो अब ध्यान रखिएगा, और क्लोरो एल्कलाइज एंड डेरिवेटिव्स एट GIDC दहेज, यानी कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो दहेज वाला जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है वहां पर इन्होंने स्टार्ट किया है। अब ये जो पूरी न्यूज है इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात जो है आप समझिएगा खबर में क्या है। सबसे पहली खबर है कि मेग मनी फाइन केम लिमिटेड है क्या चीज। तो सवाल के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है वो जवाब देखिएगा, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो जनरली सवाल पूछते हैं, तो सवाल भी आज हम खुद ही आपको दे रहे हैं। तो मेग मनी फाइन केम लिमिटेड जो है वो मेटेरियल सब्सिडरी है मेग मनी ऑर्गेनिक्स की, जिसमें 57% इक्विटी MOL यानी कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड लेता है। तो ये तो बात क्लियर है। इसका मतलब जो भी इसका प्रॉफिट होगा उस पर 57% पे यानी कि 57% पे इसका स्टेक है। MFL यानी कि मेग मनी फाइन केम लिमिटेड कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल कास्टिक सोडा प्लांट ऑफ 1,28,000 टन पर एनम, यानी कि वार्षिक रूप से 1,28,000 टन जो माल प्रोड्यूस करेंगे विद कैप्टिव पावर प्लांट, यानी कि एक ऐसा बिजली का प्लांट जहां पे 36 मेगावाट जो है वो खुद प्रोड्यूस इन एग्जिस्टिंग क्लोरो एल्कलाई एंड डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स एट दहेज। तो ये इसको वहीं यूज करेंगे। द स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम 20 जून 2020। और कहता है कि MFL जो है इसका कमर्शियल द शुरू किया था। द कास्टिक सोडा एक्सपेंशन हैज बीन सेटअप फॉर 300 करोड़। जो कास्टिक सोडा का जो प्लांट है वहां पे
300 करोड़ रुपए की जो है इनकी लागत आई है और कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट में 150 करोड़ की लागत आई है। और ये आप ध्यान रखिएगा, मेघमनी फाइनकेम जो कंपनी, उसमें डेट भी इसी काम के लिए उन्होंने लिया था। एमएफएल एक्सपेक्ट दैट द एक्सपेंशन विल लीड, एक्सपेंशन क्या कह रहा है, विल लीड रेवेन्यू ऑफ 200 करोड़। अब ये जो एक्सपेंशन है ये 200 करोड़ का रेवेन्यू एमएफएल को जनरेट करेगा। अब 200 करोड़ रुपए मान के चलिएगा कि 200 करोड़ रुपए, ये इसका हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हैं, 4 से 5% के नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, लेकिन ये बहुत वेरी करता है क्योंकि ये मटेरियल का है, तो कभी तो 10% का नेट प्रॉफिट कमा के दे देता है, कभी 3% ही कमा के देता है। तो हम एवरेज ले रहे हैं 5%, क्योंकि एक साइक्लिकल बिजनेस है और साइक्लिकल बिजनेस में क्या होता है, कमोडिटी बिजनेस है तो एकदम प्राइस ऊपर भी चले जाते हैं, एकदम नीचे भी चले जाते हैं, तो हम 5% लेते हैं। चलिए, तो 5% पे इसका मतलब है 10 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ में 57% होल्डिंग है मेघमनी की, तो 10% का 57 यानी कि 5.7 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है जो है वो इससे आ सकते हैं। तो 200 करोड़ का 5% हमने लिया 10 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ का भी हमने 5 जो है 57%, और हम और भी जो है कंजर्वेटिव लेते हैं। तो आप ये देखिएगा, अगर ये प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होते हैं, ये जो प्रॉफिट अगर यहाँ पे जनरेट होते हैं, और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 25 करोड़ शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 25 करोड़ शेयर है, तो ईपीएस के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो देखिएगा कितना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं 5.7 करोड़ डिवाइडेड बाय 25 करोड़ शेयर, तो करीबन करीबन 20 पैसे की ईपीएस का जो है एनुअल बेसिस पे इंपैक्ट पड़ेगा। और जिस साल के अंदर अच्छा मतलब रेट होंगे तो वहाँ ज़्यादा भी। और दूसरी बात क्या है कि जो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ से इनको एक कॉस्ट सेविंग आएगी। कॉस्ट सेविंग समझ रहे हो कि जो खर्चा है वो कम आएगा, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं आएगा, सब्सिडरी कंपनी है इसलिए, और इसका भी डीमर्जर होने वाला है। इस कंपनी का शेयर आपको अलग से जो है इस कंपनी को लिस्ट कराएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा जो अगले साल जो इसका रेवेन्यू आएगा 2020-21 में वो 360 करोड़ आएगा। तो आप ये प्रॉफिट जो है ये समझ लीजिएगा 200 और 360 के बीच में जो है ये करीबन करीबन 200 का 80% है, तो ये प्रॉफिट 80% बढ़ता होगा। तो करीबन हमें लग रहा है कि 40 पैसे की जो ईपीएस है साल भर में वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 40 पैसे की ईपीएस अगर इसके शेयर में बढ़ती हुई नजर आएगी तो एक जो है अच्छी जो है बात है कंपनी के लिए। तो अब 40 पैसे की ईपीएस के हिसाब से जो शेयर प्राइस में जो इम्पैक्ट है, तो अगर हम देखें तो 40 पैसे के हिसाब से इसके शेयर प्राइस में करीबन 5 से 6 रुपए का जो है इजाफा हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे तो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड लगती है, तो 5 से 6 रुपए की वैल्यूएशन वाइज बता रहा हूँ, सेंटीमेंट वाइज तो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमेंट जब आता है तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा जो एडिशनल कास्टिक सोडा कैपेसिटी जो है वो अब हो गई, पहुंच जाएगी 2,94,000 मीट्रिक टन पे इस कैपेसिटी के बाद, और पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 96 मेगावाट हो जाएगी, जो 36 से बढ़कर। तो ये देखिएगा इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया यहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग वर्किंग के अंदर, और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट पे जो है घटा देंगे, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट द रिड्यूस कंट्री की बात कर रहे हैं अपने लिए। क्लोरीन और हाइड्रोजन, आप देखिएगा ध्यान से, क्लोरीन और हाइड्रोजन, अब ये जो चीज है जो बना रहे हैं, जो प्लांट है कास्टिक सोडा वाला, इसमें ये कहता है को प्रोडक्ट आफ्टर द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन के बाद को प्रोडक्ट है क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, दोनों को भी आधा आधा बना सकते हैं, दोनों को एक को ज्यादा एक को कम भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। इट्स कैपेसिटी विल इंक्रीज 1,10,000 टीपीए, तो क्लोरीन जो है 1,10,000 और हाइड्रोजन 37 मिलियन NM3, जो मैंने अभी आपके साथ बात की थी। उसके बाद है एडिशनल क्लोरीन एंड हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम दिस प्लांट इंश्योर सप्लाई टू दी एग्जिस्टिंग कस्टमर। सब ध्यान से समझिएगा, कहता है कि इनके कस्टमर जो है ना, देखिएगा हाइड्रोजन तो जी लगता है, आपको बात बताऊं, पानी की तरह लगता है, और क्लोरीन भी। तो ये जो है मटेरियल होते महंगे नहीं है, लेकिन ये कंजम्पशन बड़े हाई लेवल पे होते हैं। लेकिन अगर कोविड की वजह से इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है तो देखिए वो उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन इनके सेगमेंट देखिएगा एग्रो में लगते हैं जो लीस्ट इंपैक्टेड है, फार्मा में लगते हैं। तो ये जो दोनों इंडस्ट्री है जहां पर इनकी कंजम्पशन है वहां पर प्रेशर कम है जिसको ये सप्लाई करेंगे। और अभी एक आ रहा है इनका भी अपकमिंग डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट क्लोरो अल्कलाइज डेरिवेटिव, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ईपीसी और सीपीवीसी। अभी ये भी जो प्लांट है ये आने वाले हैं, यहाँ पर भी जो है इनका काम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब सिंपल सी बात ये यूज कहाँ होता है, कास्टिक सोडा यूज होता है एल्यूमिनिया में, सोप एंड डिटर्जेंट में सबसे ज्यादा होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। पेपर एंड पल्प के अंदर मोस्टली सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर आप देखते हैं कास्टिक सोडा रहता भी है, और आपके घर में भी होता है जो आप यूज करते हैं, और एग्रोकेमिकल और फार्मा में, और टेक्सटाइल में, पेट्रोलियम और पिगमेंट्स के अंदर। तो पिगमेंट्स में ये खुद इंटरनली भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, जो पिगमेंट डिवीजन है उसमें यूज करेंगे ये। तो इसमें बहुत सारा माल तो जो ये प्रोड्यूस करेंगे खुद इंटरनल कंजम्पशन करेंगे।
ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको एक बात ध्यान समझना है कि ये इनकी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी, खुद ही उसमें से बहुत सारा माल ये खुद ही यूज करते हैं। और द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड टू बेसिक, क्योंकि जो इनका एग्रोकेमिकल है उसमें इसका जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है इसका जो बेसिक में से, वो इनका जो है बेसिक जो निकलेगा वो वास्तव में एग्रोकेमिकल में यूज होता है। शुरू में तो जब इन्होंने कंपनी बनाई थी वो बनाई इसलिए थी कि ये जो रॉ मटेरियल है यहीं से निकलेगा। तो सिंपल सी बात ये है, और पिगमेंट के अंदर भी इसकी कंजम्पशन है, तो वहां पर जो है इनको एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है मिलेगा। और अगर कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा तो उसके बारे में जो है क्लियरली जो है प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर उसकी वजह से आधा % या 1% जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव जो है न्यूज होगी। और उसके बाद जब ये कंसिस्टेंसी आएगी इनके बिजनेस के अंदर, और अब जो डीमर्जर इनका अनाउंस हो रखा है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो शेयर है जिस तरीके जिस पर्पज के हमने लिया हुआ है वो पर्पज फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। तो अभी देखिएगा कंपनी जो है अच्छा कर रही है और एक्सपेंशन भी है, लेकिन कोविड-19 जो है एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। और देखिएगा ये इन्होंने जो है अपनी साइट की फोटो दी है, ये सबसे खास बात है। और ये ध्यान रखिएगा ये सेंटीमेंट इंप्रूव करने के लिए दी है कि आप लोग जो है इसके बारे में सही तरीके से सोचें, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट को खुद लगता है कि अंडर वैल्यूड शेयर है। और ध्यान रखिएगा प्रमोटर भी लगातार जो है इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि देखिएगा मैं काफी समय से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये शेयर मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रखना ये मूव करेगा एक ही बार करेगा, आप उसको लेके रखते रहो। ठीक है जी, नीचे के प्राइसेस पे आता है, मैंने आपके साथ बात भी कर रखी, तो प्राइस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट जो अभी ये हो सकता है ये साल में इतनी मूवमेंट ना आए, और लेकिन टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल है, बट अच्छी असेट्स जो है हमने लेके रख रखी है, मूव करेगा वो देखेंगे तब की तब। ये देखिए प्लांट की लोकेशन, तो ये जो प्लांट की लोकेशन है ये वाली लोकेशन है इनके पास, ये देखिएगा जो आप ये रेड कलर के अंदर देख रहे हैं। तो इन्होंने, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी ना वो काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। अंडर वैल्यूड इसलिए कि ये कंपनी 2,500 करोड़ की जो है सेल कर रही है, और अभी जो इसकी सेल आप आने वाले 2 साल में आप देखेंगे 4,000 करोड़ के आसपास की सेल है। आप 4,000 करोड़ वाली केमिकल के अंदर कंपनियां देखना जो 4,000 करोड़ की सेल्स वाली है, उनकी मार्केट कैप कितनी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे देखिएगा। और देखिएगा ऐसा नहीं है, इसीलिए कंपनी आपको बता रहा हूँ कि एग्रो और पिगमेंट का जो बिजनेस है वो अलग कंपनी में रख रही है, और ये जो अभी मेक मनी फाइन कैम है इसको जो है एक अलग जो है इसके भी शेयर जो है अलोकेट करेंगे, जो 57% जो होल्डिंग है उसके हिसाब से। और मेक मनी फाइन कैम का शेयर 10 रुपए का है, तो उसके बारे में कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं अलग से जो डीमर्जर की जो है अलग से एक डीमर्जर का पूरा जो प्लान है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिएगा मैं आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की नहीं बोल रहा हूँ, आप जो भी इस पूरे डिसीजन के बाद जो आपको लगे, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह दे, खुद अपने विवेक का यूज करें और उसके बाद ही जो है निवेश करें, अगर आपके किसी भी तरीके के, क्योंकि ये शेयर जो है यहीं पे पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये हिलता नहीं है। मार्केट हिल जाए ये हिलने का नाम नहीं ले रहा, 50 रुपए से 50-55 जाता है, 1-2 दिन फिर नीचे आ जाता है, और यहाँ ये है इन्वेस्टर का पेशेंस चेक कर रहा है। तो मैंने आपके साथ जो है ये पूरी वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ें न्यूज़ फ्लो समझाने की कोशिश की है। एक आम भाषा में बोले तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, भैया प्रोडक्शन बनेगा, नया माल बनाएंगे, कुछ पैसे आएंगे, कर्जा निपटाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कर्जा भी है, ध्यान रखना ये फाइन कैम के अंदर। दूसरी बात, आगे चल के कंपनी के प्रॉफिट आएंगे। अब मान लो ये साल नहीं आएगा तो अगले साल एज ए इन्वेस्टर आप अगर सोचेंगे तो मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप एज ए ट्रेडर सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके काम की नहीं थी। ये एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे बात की मैंने इसके अंदर, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपको विश्वास है, तो फिर ये आपके काम की है। और दूसरे तरीके से फायदे की इसलिए कि आपका जो स्टॉक मार्केट के प्रति, कंपनियों के प्रति जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे, और जिसमें मैं जो है मेरे प्रयास हैं वो जारी रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब खुद भी करिए, दोस्तों से भी करवाइए। वीडियो कैसी लगी बतानी जरूर है, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।